हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे, हमारा फिजिक्स का यूनिट टेस्ट नंबर 1 रहेगा। और सॉरी गाइस, बहुत दिन हो गए, लगभग 2 महीने के बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था। और अभी मैं कंटिन्यूसली डालूंगा, आपकी रिस्पांस के ऊपर रहेगा कि आप किस तरीके से रिस्पांस देते हैं वीडियो के ऊपर और यूनिट टेस्ट के ऊपर। तो मैं उसके हिसाब से वीडियो ज़रूर डालूंगा। तो आपका रिस्पांस मुझे चाहिए अच्छा खासा, सब्सक्राइबर और व्यूअर्स अगर अच्छे रहेंगे तो मैं ज़रूर इसको कंटिन्यू करूँगा। और एक और बात थी कि इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुआ था। तो पहले मैंने मॉक टेस्ट 1 पूरा करवा दिया है, मतलब फुल सिलेबस वाला। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों भी हो चुके हैं। और आपका जो फिजिक्स का और यूनिट टेस्ट की अगर मैं बात करूँगा, यूनिट टेस्ट में आपका बायोलॉजी पूरा सेक्शन हो चुका है, फिजिक्स का बचा हुआ है, और केमिस्ट्री भी आपका यूनिट टेस्ट का बचा हुआ है। तो मैं अभी फिजिक्स करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा, तो इसमें कुछ वरी की बात नहीं। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो, आप अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर रहे होंगे, एग्जाम्पल जो अंदर दिए होते हैं, तो वो अगर आप कर रहे होंगे तो उसमें से ही है। पर वो बहुत लेंदी होने की वजह से मैंने इसमें से कट कर दी। तीन तीन लगभग 3 क्वेश्चन ही मैंने कट किए, बाकी पूरे क्वेश्चन है इसमें। और अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा भी आपको। मुझे आपको पता ही है, बाकी आधे बच्चों को तो 3,000 जो बच्चे हैं उनको पता है किस तरीके से पढ़ते हैं हम। बाकी जो अभी नहीं आएंगे, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना कि अभी यहाँ पे अच्छी तरीके से पेपर यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। और एक और बात थी, आपको यूनिट टेस्ट वगैरह सब तो मिल रहा है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे आपको टेलीग्राम के ऊपर एक लिंक मिलती है, वहाँ पे आपको पूरा पेपर दिया जाता है। सॉल्यूशन के लिए प्लीज़ मेरे को रिक्वेस्ट मत करना, सॉल्यूशन के लिए आप सॉल्यूशन देख सकते हो। और मुझे अगर आपको कुछ पर्सनल डाउट है तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, हाय भैया। आपको जो भी डाउट रहेंगे, या फिर आपको जो मैंने क्वेश्चन 3 नहीं करवाया है उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आप मेरे को व्हाट्सएप में पर्सनली अगर आप मैसेज करते हो। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर दे रखा है, और आपको टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है, जहाँ पे आपको पूरे पेपर्स प्रोवाइड होते हैं। और पिछले जितने भी पेपर्स कर रखे हैं वो सब है, प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से देख लिया करो। प्लेलिस्ट में बहुत सारे पेपर करवा चुका हूँ मैं। अगर आप उनको भी करते तो बहुत आपका फायदेमंद है। न्यू सिलेबस के ऊपर ही है, सिलेबस कुछ भी चेंज हुआ नहीं है अभी भी। अभी को लेटेस्ट अपडेट में तो मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सबसे इजी है, सभी को पता है कि अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिक मैथ्स आपका फिजिक्स एंड वेक्टर का है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, और आपका 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये तीनों टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहे हैं, और तीनों टॉपिक के क्वेश्चन काफी अच्छे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के तो काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू के 2k क्यूब एल स्क्वायर अपॉन में एम अंडर रूट एन। परसेंटेज दे रखा है आपको के एल एम एन का। ओके, रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ द एक्स इन असर्टेन बाय द परसेंटेज। परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट को हटा देना है आपको, डेल्टा के बाय के प्लस डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा एन बाय एन, ठीक है। और यहाँ पे जो इनके पावर्स वगैरह है वो कर लेना। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे 1 ही रहेगा, -1, ओनली 1 रहेगा। ऊपर से नीचे का कुछ इसमें ये इशू नहीं होता कि नीचे से ऊपर गया डिजिट, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे 1 रहेगा, और डेल्टा एन में आपका कितना रहेगा, हाफ रहेगा, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे आती ही नहीं है क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक और बार लिख देता हूँ। हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है मेरी, पर समझ आती है बच्चों को। जिसको नहीं समझनी हो तो समझ ही नहीं पाता, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कर देते हैं, इज इक्वल टू आपका 3 इंटू डेल्टा के बाई के। आपको पता चल रहा है ना 3 कहाँ से आया, जो पावर में है वहां से आया। 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल प्लस आपका डेल्टा एम बाय एम क्योंकि 1 ही रहेगा, प्लस आपका हाफ डेल्टा एन बाय, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। फिर जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसमें बस आपको परसेंटेज डालना है। डेल्टा के बाय के कितना दे रखा है आपको, 1% दे रखा है, तो 3 इंटू 1 प्लस डेल्टा एल बाय एल कितना दे रखा है, 2 इंटू 2 प्लस आपका डेल्टा एम बाय एम कितना दे रखा है, 1 इंटू 3% दे रखा है, और आपका डेल्टा एन बाय एन 1/2 इंटू 4 दे रखा है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा 3 + 4 + 3 + 2 इज इक्वल टू 12 आपका आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। 12% आपका आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एट अ सर्टेन डिस्टेंस, मैं मिटा देता हूँ अभी। एट अ सर्टेन डिस्टेंस अगर आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एट अ सर्टेन डिस्टेंस द पॉइंट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल इज 3000 वोल्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बता दीजिए क्या है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला पता हुआ तो क्या होता था, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका के क्यू बाय आर
स्क्वायर। ठीक है, तो आपको कितनी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दे रखी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको क्या पूछ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है एंड पोटेंशियल भी दे रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस पूछ रखा है, और आपका पोटेंशियल कितना हो जाता है के क्यू बाय आर, ये इस तरीके से आपको होता है। तो दोनों कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 500 और ये आपका दे रखा है 3000। तो कुछ नहीं, कॉमन निकाल लो और आर से आर कट जाएंगे, आर आपके डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड भी कर लोगे तो काफी आसान तरीके से निकाल लोगे। तो क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस निकालना है ना, तो मुझे आर ऊपर चाहिए, तो इसको मैं ए को नीचे ले लेता हूँ। लगभग किस तरीके से आ जाएगा, 500 300 डिवाइडेड बाय 500, 3000 डिवाइडेड बाय 500 अपॉन में आपका के क्यू और यहाँ पर आर क्यूब चला जाएगा, और इसका के क्यू बाय आर नीचे चले जाएगा, इस तरीके से हट जाएंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो आर की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी कितनी, 0 से 0 कट गए 5 6, कितना आ गया आपका 6 मीटर। ठीक है, मीटर में आएगा ना, क्योंकि ये आपको मीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे 6 मीटर आपका आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और सॉल्यूशन के लिए प्लीज मांगा मत करो यार, सॉल्यूशन होता नहीं मेरे पास, मैं खुद ही सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन दे रखा है 3 चार्जेस 4q q एंड कैपिटल Q आर स्ट्रेट लाइन अलोंग विद द एक्सिस, अच्छा 0 हाफ एंड, अच्छा पहले इनको बना देते हैं, आपको दे ही रखा है इधर। तो यहाँ पे आपका 4q है, समझ लीजिए स्मॉल q, जो कि आपका 0 मीटर पे, आपका कैपिटल Q हाफ मीटर पे, और ये आपका जो q है वो टोटल 1 मीटर पे, 1 मीटर पे। ठीक है, और इसके ऊपर क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स क्यू के ऊपर अगर 0 है, तो अच्छा क्यू के ऊपर अगर 0 में तो F1 निकाले, तो इसके बेसिस के ऊपर, तो F1 की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू क्यू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग के क्यू और ये स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय हाफ का फुल का स्क्वायर। ठीक है, और F2 निकाल लेता हूँ मैं इसके क्यू और 4q के बीच में, तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ के क्यू इंटू 4q डिवाइडेड बाय आपका 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर का डिस्टेंस है दोनों में, और आपका अगर आपको रिजल्टेंट अगर 0 चाहिए ना यहाँ पे रिजल्टेंट, तो F1 प्लस F2 को 0 कर दो, ताकि आपको Q की वैल्यू आराम से मिल जाए। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 4k क्यू 4 कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल, सॉरी प्लस इसमें क्या आ जाएगा 4k क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो k से तो यहाँ पे कट जाएंगे, कॉमन, सॉरी कट क्यों कर रहा हूँ मैं, कट नहीं होंगे, कॉमन निकलेंगे, 4k क्यू, यहाँ पे 4k और q कॉमन निकाल लो, q प्लस q रह जाएंगे अंदर, इज इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, q की वैल्यू निकालनी है, तो q की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, ये पूरा टर्म अगर कुछ इसके नीचे अगर 0 दे दूँ, तो लगभग q प्लस q इक्वल टू 0 हो जाएगा, q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल माइनस q, ताकि आपका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस q, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज पीछे रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस द रैंडम एरर, ओके आपका बेस्ट मेथड क्या है रैंडम एरर को रिड्यूस करने में, तो आपका ऑप्शन जाना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब तक आप रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे मेनी टाइम टू टेक द एवरेज ऑफ द रिजल्ट, तब तक आपका जो है बेस्ट मेथड है रिड्यूस करने का, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, तो एरर क्या करता है, कैंसिल आउट करता है ओवर द मल्टीपल ट्रायल्स के बाद एरर आपका कैंसिल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इंक्रीज हो जाती है रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, वेक्टर आपको दे रखा है ओके 45 45 एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, द यूनिट वेक्टर अलोंग विद द गिवन वेक्टर इज, तो अगर आपको फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर 3 डायमेंशन स्पेस में अगर होगा तो कैसे निकले हम, डायरेक्शन कोसाइन आपका cos स्क्वायर अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यूनिट को प्रूव करने के लिए आपको बताना है, तो ये आपका क्या होता है, 1 क्या बता रहा है आपका यूनिट वेक्टर को प्रूव करने के लिए है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे और ये आपका क्या है cos स्क्वायर अल्फा आपके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन स्पेस के लिए है, तो कितना दे रखा है आपका 45 दे रखा है, अल्फा कितना दे रखा है 45, cos स्क्वायर 45 कितना हो जाता है 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा, cos स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा आपका बता दीजिए, 60 कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 60 1/2 होता है तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस आपका cos स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर गामा आपको निकालना है ना, तो
देन द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग विद द गिवन वेक्टर इज, अच्छा यूनिट वेक्टर निकालने आपको, तो गामा की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आपकी यूनिट वेक्टर आराम से आ जाएंगे। पहले तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू निकाल लो। तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे लगभग आ जाएगा 3/4, 3/4 इज प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा 3/4 उधर माइनस में चल जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो आ गया भाई आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। तो एन वेक्टर कितना आ जाएगा आपका, एन वेक्टर आपका आ जाएगा 1/, एक मिनट गाइस, कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 का आई कैप प्लस आपका 1/2 का जे कैप एंड 1/2 का के कैप। और 1/2 क्यों, यहाँ पे कॉस स्क्वायर गामा है, ठीक है, तो कॉस गामा आपको यहाँ पे लिखना था, तो 1/2। तो बता दीजिए किसमें आएगा, किसमें आएगा, किसमें आएगा, आंसर क्या जाएगा इसका। एक मिनट, यहाँ पे पहले में आई कैप में 1/2 आएगा और वो स्क्वायर तो हटा रहा है ना, और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा और ये आपका 1/4 बच रहा है ना, 1/4 बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर गामा की अगर मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ तो लगभग कितना आएगा, बता दीजिए इसका आंसर क्या जाएगा। इसका आंसर सेकंड जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 1/√2। हाँ, सेकेंड ऑप्शन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, आपका पूछ रहा है चार्ज आपको क्या पॉसिबल बताना है, तो कुछ नहीं, एन इजिकल टू क्यू बाई, बस बता दीजिए जिसका इंटीजर हो तो पॉसिबल कितना आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं डिवाइडेड 3.2 को डिवाइडेड 1.6 करूँ तो यहाँ पे लगभग आ जाएगा और 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 इज ए इंटीजर सो दिस इज पॉसिबल, तो आपको इंटीजर पूछ रहा है ना, फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, 2 आपका इंटीजर है तो पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद इसको भी 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6 करूँगा, यहाँ पे एक जीरो का भी प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ये भी आपका इंटीजर है तो ये भी पॉसिबल है। 3 डिवाइडेड बाय 1.6 करूँगा तो ये लगभग 1.8 कुछ चले जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो चार्ज इज नॉट पॉसिबल, सी में चार्ज पॉसिबल नहीं है। फोर्थ में भी अगर मैं करूँगा तो 6/1.6 अगर मैं करूँगा तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये भी आपको पॉसिबल नहीं है। तो कितने पॉसिबल है, ए और बी आपके पॉसिबल है, तो क्वेश्चन आंसर चले जाएगा फर्स्ट, आपका आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, द इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग द टू अपोजिट चार्ज 2 × 10⁻⁻⁶ चार्ज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 3 मीटर, प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है आपको। द मैक्सिमम टॉर्क, आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मैंने टॉर्क बता रखा है, आपको टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। पी आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम कैसे लिखते हैं, क्यू इंटू एल इंटू ई, क्यू एल, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ई यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी ई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपको सबकी वैल्यू दे रखी है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 2 4 4 3 12 इंटू 10⁻⁻1, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं, 10⁻⁻3 क्या, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को, हाँ, तो 10⁻3 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको काफी आसान दे रखा है, एंगल P माइनस एंगल Q इज इक्वल टू 50 डिग्री, ओके, द वैल्यू ऑफ द P एंड Q, एंगल P एंड एंगल P Q इज इक्वल टू, तो एंगल P माइनस एंगल Q इज इक्वल टू, अगर आपको 50 डिग्री दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए एंगल P प्लस एंगल Q आपको यहाँ पे साफ साफ दे रहा है तो 180 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कर लो डिवाइड हो, तो 2 एंगल P इज इक्वल टू आपका 30 बच रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है एडिशन, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी एडिशन, तो ये वैसे बैठ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया 230, ठीक है 230। तो एंगल P कितना आ गया आपका 115, किसी भी एक भी इक्वेशन इस वाले इक्वेशन में डाल दो, तो एंगल Q इज इक्वल टू आपका -150 -115, तो लगभग आ जाएगा 65 देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही देख रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके, with an certain velocity enters in uniform electric field direct and along with the vertical axis, it's, बता दीजिए आंसर क्या आ जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस बट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ऐसा क्यों, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपका वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेटिंग वर्टिकली, तो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस
देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं, a given charge is situated at a certain distance from the electric dipole is in end on position experiment of the f। एंड ऑन पोजीशन दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का एंड ऑन पोजीशन में आपका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 kp बाय आर क्यूब। एक्सपेरिमेंट फोर्स दे रखा है, तो डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल। अच्छा ठीक है, तो पहला फोर्स इतना आ गया और आपका जो है डिस्टेंस डबल कर दिया है, तो डिस्टेंस अगर डबल कर दिया तो 2 टाइम्स के क्यूब हो जाएगा, एफ डैश कितना आ जाएगा 2 kp बाय 8 आर क्यूब, क्योंकि तो डबल कर दिया है तो आर डबल करने की वजह से ये आ गया, तो एफ डैश कितना आ जाएगा आपका एफ बाय 8। काफी आसान था, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट अ पॉइंट इनसाइड द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न इज करेक्ट। तो पहले बता दो कि यहाँ पे कंडक्टर इटसेल्फ वाज 0 ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो रीजन की अगर मैं बात करूँ विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक रेडिएट आउटसाइड इज प्लस क्यू होगा, रेडिएट इनवर्ड होगा तो माइनस क्यू होगा, तो आउटसाइड शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न विल बी क्यू वेयर द कंडक्टेंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्फीयर आपको दे रखा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात करें, बिगेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग इज आपका पैरेलिस्टिक सेकेंड पर सेकेंड की अगर मैं बात करूंगा बिगेस्ट लेंथ होगी, क्योंकि 3.28 लाइट पर ईयर ये होता है आपका, लाइट पर ईयर ये होता है। लाइट ईयर का कितना होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर मैं बात करूंगा, ये आपका एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ होता है, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 होता है। और फर्मी अगर बात करूंगा तो इज इक्वल टू 10 की पावर -15, यहाँ पे फर्मी की बात करते हैं, यूज इन न्यूक्लियर फिजिक्स में हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फॉर्म द इक्विपोटेंशियल सरफेस एज शो इन फिगर द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर यहाँ पे बात करेगा तो E इज इक्वल टू V बाय R, तो R इज अ परपेंडिकुलर अगर मैं बात करूंगा, परपेंडिकुलर किसी के सामने किसी के भी साथ अगर आप परपेंडिकुलर निकाल लो, 40 के साथ निकाल लो, 30 के साथ निकाल लो, तो R कितना आ जाएगा आपका देख लो 10 sin 30, ठीक है 10 sin 30 आ जाएगा R की वैल्यू, तो यहाँ पे डाल देना है बस आपको। तो यहाँ पे पोटेंशियल इसको कर लेते हैं हम, इसको कंसिडर किया है ना, तो V कितना आ जाएगा आपका 20 - 30 डिवाइडेड बाय 10 इंटू हाफ इंटू 10 की पावर -2 क्यों किया, यहाँ पे सेंटीमीटर में x दे रखा है, बस इसी वैल्यू में डालनी थी हमें वैल्यू, बस यही करना था। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 200 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। कोई भी वैल्यू लो, ये ले लो या फिर ये बीच में दोनों ले लो, कोई भी ले लो, आपको आसानी से यहाँ पे आंसर आते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर अलॉन्ग विद द बी वेक्टर। तो कुछ नहीं, एक वेक्टर अगर बात कर रहा है तो कॉस थीटा की, अगर ए वेक्टर कॉस थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा बी वेक्टर। अगर मैं बी करता तो यहाँ पे फॉर्मूला अलग हो जाता। तो ए वेक्टर कितना देखने को मिल रहा है आपको, आई कैप में अगर मैं बात करूंगा, आई कैप में इधर आ जाएगा माइनस, डॉट कर लगा मैं दोनों में, इन दोनों का डॉट हो रहा है, तो यहाँ पे -4 + 5 डिवाइड बाय बी वेक्टर के अगर मैं बी वेक्टर करूंगा तो यहाँ पे √2 में आ जाएगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका √2 में कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड है ये, तो √2 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 1/√2 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज आर करेक्ट, आपका रिलेशन कौन सा करेक्ट है बता दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा a 90 + थीटा कॉस माइनस थीटा एकदम सही, ये भी सही है। 180 - थीटा कॉस 90 - थीटा ये भी आपका सही है। क्या हो जाता है आपका साइन हो जाता है, ये दोनों भी साइन हो जाते हैं आपके। और साइन 360 - थीटा, तो अगर साइन 360 - थीटा की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे कॉस 360 - थीटा की अगर मैं बात करूँ ये कॉस थीटा हो जाता है और ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। और साइन 180 + थीटा कितना हो जाता है आपका साइन हो जाता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस 90 - थीटा आपका साइन थीटा हो जाता है। तो ये गलत हो गया है, साइन थीटा माइनस नहीं होता, इसमें माइनस नहीं होता, तो यही चीज है, माइनस होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपके दो ही गए, ए एंड बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन बी डिराइव्ड बाय द मेथड ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, कैन बी डिराइव्ड बाय द यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस।
किसी को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे टर्म दे जो कि हम रिवर्स यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस में हम नहीं करते, तो ये सभी कट कर दो, बस एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बार फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर मेकिंग विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो सीधा फॉर्मूला में डाल दो, tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन एक्स, जो भी है। कितना है आपको, ए वाई कितना दे रखा है, -1 अपॉन में √3 दे रखा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा 1/√3, tan 1/-1/√3 मतलब कितना आ गया, थीटा कितना आ गया आपका -30 डिग्री, लगभग सही है, मतलब 30 डिग्री आएगा, माइनस साइन हम कंसिडर यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, स्लो ही पढ़ा रहा हूँ और जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आधे में ही चले जाते हैं, आधे क्वेश्चन में ही फैल जाते हैं। बहुत पुराना है आपका, तो ये सिलेबस हो रखा होगा। ठीक है, एफ इजिकल टू आपको दे रखा है, एक्स इज द डिस्टेंस इन मीटर, टी इजिकल टू टाइम इन सेकेंड, यूनिट ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। यूनिट बतानी है बस आपको, कुछ नहीं भाई। एफ का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला अगर सबको पता होगा, ml1t-2 इज इक्वल टू आपका ए और एक्स के साथ दे रखा है ना, तो ए और √x दे रखा है, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी, a/l⁻1/2। तो डायमेंशन ऑफ द ए कितने हो गए आपके, लगभग यहाँ पे 1/2 वहाँ पे चले जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ ए कितना आ जाएगा, और लीटर भी आपका हाफ हो जाएगा, एम एज इट इज रहेगा, टी आपका -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऊपर चले जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, kg मीटर हाफ सेकेंड का होल इनवर्स, मतलब दो बार। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा बी टी की, बात करूंगा बी टी को इक्वल कर दूं, ml2t-2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी टी, बी और टी सेकेंड में होता है ना, टी सेकेंड में होता है, टी टाइम में होता है, तो इसमें आ जाएगा सेकेंड का क्यूब हो जाएगा, टाइम का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे kg मीटर एज इट इज, मीटर एज इट इज कैसे रहेगा, ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे वन 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 भाई, ये वन है, वन है, तभी तो 1/2 आया था आंसर, मीटर। और यहाँ पे सेकंड इनवर्स, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन ही -3 आ जाएगा, हाँ -3 आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू इज फिक्स्ड एंड, अच्छा पॉइंट दे रखे हैं, क्यू कहाँ पे है, 0, a के ऊपर, मतलब y एक्सिस के ऊपर। एक और है माइनस में हमारा क्यू है, जो कि हमारा 0, -a के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। और अगर मैं x की बात करूंगा, यहाँ पे 2a के ऊपर आपको दे रखा है, 2a, 0, क्यों नहीं है, ये a है, a, 0 दे रखा है। तो बता दो इसमें क्या आंसर जाएगा, चार्ज कहाँ तक, चार्ज क्यू विल मूव टू इन्फिनिटी, ऑब्वियसली है। यहाँ पे कुछ भी दोनों भी अपोज नहीं करेंगे, दोनों हट जाएंगे, ये अपना इन्फिनिटी में मूव करेगा। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वेक्टर परपेंडिकुलर टू, इसके परपेंडिकुलर कौन होंगे, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब आप 0 करोगे तब जाके परपेंडिकुलर आ जाएंगे। देख लो दिन में से कौन सा 0 हो रहा है, मैं करके आया था, फोर्थ वाला मेरा 0 हो रहा है, तो फोर्थ वाला आंसर जाएगा। 21 if the charge is moved against the coulomb force of the electric field, okay, the work done must done on the charge on an external force, हाँ, मूविंग कोलम्बिक इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर रहा है तो एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स में निकालने के लिए यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर से असर्शन रीजन आ गया यहाँ पे, फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी डिराइव बाय द डायमेंशन एनालिसिस। अब भी क्वेश्चन किया हमने इसके ऊपर, न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी डिरेक्टेड बाय द मेथड ऑफ द डायमेंशन, एकदम सही है, दोनों बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। न्यू सिस्टम यहाँ पे यूनिट दे रखा है, ओके, लेंथ दे रखी, टाइम दे रखा है, देन द न्यू सिस्टम 20 ग्राम प्लस सीसी इक्वल टू, ओके, तो पहले तो न्यू सिस्टम को के मान लेता हूं, यहाँ पे 20 ग्राम डिवाइडेड बाय सीसी, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय सीसी, के इज इक्वल टू न्यू के लिए मैंने एन लिख लिया, इंटू 10 kg, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 5 मीटर का होल क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर का क्यूब,
यहाँ पे, और कुछ नहीं, बस आपको बस वैल्यू डालनी है n × 10 × 10 की पावर 3 ग्राम में करने के लिए, डिवाइडेड बाय आपका 5 × 10 की पावर -2 क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब करने के लिए। तो इसकी जगह पे आपको ये वाली वैल्यू डाल देनी है, 20 डाल देनी है। तो 20 वैल्यू डाल दोगे, एन की वैल्यू आराम से आ जाएगी, मतलब ये के की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी, यहाँ पे के वैल्यू एन आपकी एन की न्यू वैल्यू आ जाएगी। न्यू वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20, यहाँ पे आ जाएगा 10 × 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 125 × 10 की पावर +6। ये वाली वैल्यू उधर लेके चले जाओ, लगभग आ जाएगा 2.5 × 10 की पावर 5 आ जाएगी न्यू वैल्यू। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से किया करो, क्योंकि यहाँ पे आप जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से जीरो को अच्छे से वैल्यू को अच्छे से एक बार पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। एक बंदा था भाई, उसने मतलब क्वेश्चन पढ़े नहीं और उसने मेरे को कमेंट करने शुरू कर दिए, भैया दिस शुड बी द दिस शुड बी दिस। भाई एक बार क्वेश्चन पढ़ा करो, इनकरेक्ट पूछा है, रॉन्ग पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ा कर ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो क्यों मतलब फालतू के ही कमेंट करते हो। तो फिर कमेंट करने के बाद बंदा गायब हो जाता है, बंदे ने बताया भी नहीं क्या हुआ फिर उसके साथ। ठीक है, ये एक ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, कर लो इसको सॉल्व, फाइंड द वैल्यू आपको बता रही है। कर लो यार, ये वाला तो इजी है, ये आपको होमवर्क 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 ठीक है, ये होमवर्क आपके लिए, निकालते बैठो। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, बता दीजिए। यहाँ पे वर्क एंड टॉर्क की अगर मैं बात करूंगा ml2t-1, एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूंगा ml2t-1, और टेंशन की अगर मैं बात करूंगा प्लैंक कांस्टेंट का मुझे याद नहीं है, और वर्क और टॉर्क का तो सेम हो जाएगा, डू नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। प्लैंक कांस्टेंट और ये इसका भी सेम है। टेंशन की अगर मैं बात करूंगा, टेंशन क्या आ जाएगा ml2 - mlt-2, और सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूंगा mt-2। तो ये आपका डू नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 26, काफी आसान क्वेश्चन है बेल्समैन कांस्टेंट के ऊपर। ये आपका U जो है, U अगर आपको पता होगा एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो एनर्जी डेंसिटी म्यू को हम लिख देते हैं एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। ओके, तो आपको अल्फा निकालना है, यहाँ पहले तो अल्फा निकाल लो, अल्फा आ जाएगा आपका के टी बाय एक्स, क्योंकि एस के अंदर एस आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, साइन साइन आपका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, पर उसके अंडर की जो टर्म होती है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कर सकते हैं। तो इसमें अल्फा की वैल्यू मेरी निकल आ जाएगी। तो केटी क्या होता था आपको, एनर्जी, एनर्जी की केटी पता है ना आपकी, एनर्जी होती है, एनर्जी की होती है ml2t-2, और आपका डायमेंशन और नीचे दे रखा है आपका एल, डिस्टेंस दे रखा है, तो अल्फा कितना आ जाएगा ml t-2। और बीटा के लिए अगर मैं बात करूंगा, बीटा आपका डायरेक्टली आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय आपका एनर्जी डेंसिटी, अल्फा कितना दे रखा है ml t-2, और आपकी एनर्जी डेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा, एनर्जी डेंसिटी आराम से आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी ml2t-2 डिवाइडेड बाय एल क्यूब। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, लगभग ये ml² t-2 और ऊपर चल जाएगा आपका एल क्यूब। ठीक है, इस तरीके से एल से एल कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, और इसमें से एक एल भी कट गया, तो लगभग L2 ही बचा है, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, सिर्फ L2 ही बचा है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, बता दीजिए। कुछ नहीं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब माइनस नहीं प्लस आएगा, 0 0, और ये आ जाएगा आपके 2 × ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, the three forces acting on the body as shown in figure to have the resultant force only
along only in वाई डायरेक्शन, भाई सिर्फ वाई डायरेक्शन में चाहिए, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ वाई डायरेक्शन में अगर करना है तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर एफ नेट जो है वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्स डायरेक्शन में है उनको एक्स नेट निकाल लो। यहाँ पे आ जाएगा 4 sin 30, ठीक है। यहाँ पे 1 cos 60, और एक और यहाँ पे रहेगा इस ये जो 2n वाला 2n cos, नहीं यहाँ पे cos नहीं, यहाँ पे sin 30, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। ये और ये ऐड होंगे और ये माइनस होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एफ एक्स कितना आ जाएगा, लगभग आपका देखने को मिल जाएगा। कितना आ रहा है देख लो, 1 cos, यहाँ पे आ जाएगा 1 cos 60 मतलब 1/2, -4/cos 30 मतलब -2, 1/2 -2 +1, 1/2 -2 +1, तो लगभग कितना आ जाएगा ये, और 3/2 +1, तो लगभग 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 2.5। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ की मैंने। cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2, cos 30 1/2, ये भी 1/2, सही तो क्या है, माइनस करना था ना। 1/2 मतलब 0.5 -2, यहाँ पे 4 अगर कर रहा हो तो cos² 30 sin 30 1/2 1/2 1/2 मतलब 1 +1 1/2 -2। ओके 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 ओके, कूल कूल कूल। तो यहाँ पे लगभग जो आपका एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स डायरेक्शन में -0.5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिनिमम एडिशनल फोर्स कितना लगाओगे। तो मिनिमम एडिशनल फोर्स लगाने के लिए आपको बैलेंस करने के लिए एफ नेट जो है माइनस ऑफ एफ एक्स लगाना पड़ेगा, एफ एक्स फैक्टर। तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, +0.5 न्यूटन, प्लस आ जाएगा 0.5 न्यूटन। आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, वही यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ, अच्छा अप टू इन्फिनिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वैल्यू बतानी है आपको इसमें। आपको एस इन्फिनिटी के लिए निकालने के लिए बता दिया था, एस इन्फिनिटी आपका आ जाता है लगभग कितना आ जाता है, A/1 - R, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाता है, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा आपका 1, आर आपको निकालना पता है ना, डिफ्रेंशिएशन निकालना होता है, तो यहाँ पे 1 - 1/4 आ जाएगा। तो लगभग इसका आ जाएगा 4/3 आंसर आ जाएगा, 4/3 सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उसके बाद ये दे रहा है डिफरेंशिएशन दे रखा है, इक्वल टू आपको बताना है। कुछ नहीं, पहले तो इसका करो, इसका कर लो तो 1/2 sin 2x आ जाएगा। फिर साइन का कर लोगे तो यहाँ पे साइन का आ जाएगा cos x, cos 2x, cos 2x, और ये जो अंदर का 2x है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख लीजिए सेकेंड ऑप्शन एकदम मेरे को करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, सही है। नहीं सेकेंड नहीं, थर्ड थर्ड, सॉरी सॉरी, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, काइंडिंग एनर्जी डिपेंड ऑन द मोमेंटम एज दे रखा है, ओके देन द करेक्ट ग्राफ इज, अगर आपका के और पी के प्रोपोर्शनल होगा तो पी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा तो पैराबोला आएगा, तो पैराबोला आपका आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, पैराबोला अगर आएगा तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और के और पी स्क्वायर के अगर होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो बी और सी आपका जाएगा सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, चार्जेस दे रखे हैं आपको। Q is placed in the center of the open end of the cylinder vesicle. The flux of the electric field through the surface of the vessel is by E/2 Q/2 E0, ये तो सबको याद रहता है। The quantity having the dimension -1 in the length, -1 बता दीजिए। फोर्स का क्या होता है, M L T -2 नहीं है, ML-2 T-2, ठीक है। ML-1 T-2, प्रेशर का हो गया, प्रेशर ही आंसर जाएगा। ग्रेविटेशन फोर कांस्टेंट का होता है M-1L³ T-2, ये आपका ग्रेविटेशनल का डायमेंशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चेक डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन इज वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ
नीटी ऑफ द डायमेंशन, हाँ आपके एनसीईआरटी की लाइन है, इफ द डायमेंशन ऑफ द ऑल टर्म्स आर इक्वेशन आर नॉट सेम द इक्वेशन इज रॉन्ग, एकदम सही, उसको आइडेंटिकल होना चाहिए। तो बोथ assertion and reason are correct and the reason is also correct explanation for the assertion. The number of electron put on the spherical conductor, okay, radius दे रखा है, producing electric field दे रखी है just in just above its surface दे रखा है, तो KQ by R square कितना दे रखा है आपको 3.6 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, मैंने माइनस जीरो हटा दिया क्योंकि जगह पे मैं एन ही लिख सकता हूँ, तो की वैल्यू लिख लो 9 इंटू 10⁻9 इंटू एन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू आपका 3.6 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा एन के नीचे आपका 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मीटर में दे रखा था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आपको आसानी से आ जाएगी, काफ़ी आसानी से निकाल लोगे। 3.6 ये 1.2 यहाँ से 2 से कट जाएगा, 9 ऊपर चले जाएगा, 4 भी यहाँ पे रह जाएगा। तो आप इसको कर लेना सॉल्व, लगभग आपका जो है 2.5 इंटू 10⁵ आंसर आ जाएगा इसको जब सॉल्व कर लोगे तो। ठीक है, पूरा नहीं करते बैठूंगा, ज़्यादा टाइम का आपका वीडियो हो जाएगा फिर, है ना। 36 की अगर बात करूँगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे पूछ रहा है, तो ठीक है टेंशन निकालो। यहाँ पे टेंशन आपका कॉस थीटा वाला आ जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा वाला आ जाएगा, साइन थीटा। तो टेंशन आपका लगभग यहाँ पे लग रहा है, कॉमन टेंशन। और एक यहाँ पे आपका लग रहा होगा इलेक्ट्रिक डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक के सिग्मा बाई ई नॉट, इस तरीके से लग रहा होगा। तो आपका टेंशन जो है साइन थीटा की अगर मैं बात करूँगा, वो डायरेक्टली के क्यू सिग्मा बाय ई नॉट। सिग्मा आपको पता है ना क्या है, आपकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। और टी कॉस थीटा की अगर मैं बात करूँगा तो ये एम जी नीचे जो लगेगा वो इक्वल टू एम जी हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लगभग आ जाएगा टेंशन टी टैन थीटा इक्वल टू आपका सिग्मा क्यू बाय ई नॉट इंटू एम जी। तो जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टैन थीटा हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की रेट ऑफ चेंज ऑफ इनको चाहिए। तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लो, कितना होता है सरफेस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4/3πr³ और आपका एरिया कितना हो जाता है लगभग 4πr²। जब आप dv/dr करोगे तब जाके आपका एरिया आ जाएगा, तो लगभग आप इसको 4πr² लिख सकते हो। ओके, और अगर आप dA/dr करोगे, इसको डबल dA/dr करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 8πr। और जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो dr से dr कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगा, r से एक r कट जाएगा, और लगभग आपका dv/dA आ जाएगा r/2। r की वैल्यू आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो लगभग आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे। ठीक है, और भी हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि इतने में ही हमें हट जाना है, और भी करेंगे भाई। चलो देख लेते हैं। आपका इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू आपको दे रहा है तो कर लीजिए। यहाँ पे मैं जो 2 - x का स्क्वायर है ना, 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू dt मान लेता हूँ, लेट। ठीक है, क्या मान लेता हूँ, dt मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे माइनस मेरा आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो dx की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, -dt। तो इसमें डाल दो, पुट ऑन कर दो, लगभग आ जाएगा -3 dt/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे -t बाहर चले जाएगा, t के -2 + 1 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा -2 + 1 + c। और यहाँ पे t आपको पता है ना क्या कंसिडर किया, लेट t इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको कर लोगे सॉल्व, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 2 से माइनस से माइनस कट जाएंगे और 3 से 3 कट जाएगा, तो सॉरी 1 बच जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा, तो माइनस का +3 हो गया, टी नीचे आ गया आपका और +c हो गया। टी की जगह पे आपको ये वाली वैल्यू डालनी, ये वाली। ठीक है, तो जब आप इसकी वैल्यू डाल लोगे तो आपका आ जाएगा 3/2 - x का होल स्क्वायर +c। तो लगभग थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन गलत है क्या, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए था, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है आपका। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ द फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द वायर यूजिंग स्क्रू गॉस, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वी नोटेड। ओके, इन्होंने स्क्रू मूव देख ली, टोटल डिवीजन देख ली, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, लिस्ट काउंट निकाल लो। लिस्ट काउंट आ जाएगा आपका 0.5, जो स्क्रू मूव्स है, टोटल डिवीजन कितने 50, तो लगभग 0.01 मिलीमीटर।
और उसके बाद आपका जो है मेजर मेजर डिस्टेंस आ जाएगा, मेजर डिस्टेंस आ जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग आपको दे रखी है 2.5 मिलीमीटर, मेन सर्कुलर स्केल रीडिंग 45th डिवीजन पे, लिस्ट काउंट कितना दे रखा है आपका इंटू 0.01 आपका लिस्ट काउंट हमने निकाल लिया। तो जब आप इसको टोटल सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा आपका 2.95, क्योंकि ये 4.5 इसको जुड़ जाएगा ना, तो 0.45 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग 0.95 आ जाएगा, 2.95। तो आपका एक्यूरेट डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, तो एक्यूरेट डायमीटर अगर निकालना है आपको, तो लगभग कितना आ जाएगा, मेजर डायमीटर माइनस जीरो एरर। जीरो एरर अगर आप करोगे तो मेजर डायमीटर कितना आपका 2.95 माइनस 0.03, तो लगभग 2.92 आ जाएगा लगभग आपका मिलीमीटर। 2.9 माइनस ऑफ माइनस, ये तो आपका माइनस रहेगा ना, ये मैं भूल जाता हूँ, ये हर बार माइनस वाला जो है टर्म में भूल जाता हूँ, माइनस ऑफ माइनस रहेगा ये, माइनस ऑफ माइनस, इसलिए ये 2.8 आ जाएगा, ऐड हो जाएंगी 3 इसमें, तो 2.98 आएगा आंसर। ठीक है, ये दोनों दिए रहते हैं, ये माइनस साइन की वजह से हम चक्कर खा जाते हैं, जो जैसे कि मैंने अभी खा लिया। आप नहीं खाना है। उसके बाद देख लेते हैं, थिन स्पेयर दे रखा है, conducting shell of the radius having the charges q, another q is placed at the center of the shell, the electrostatic potential at the point p, distance d r/2 from the center। ओके, यहाँ पे r/2 पे हमें को पूछ रखा है, r/2 में। ठीक है, तो vp निकाले तो पोटेंशियल एट vp, तो k q बाय r/2। ठीक है, और आपका टोटल पूरे स्क्वायर का भी आ जाएगा k q बाय r, ये भी आ जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। तो आपका vp आ जाएगा k q बाय 4 पाई, के क्यू नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2, एक मिनट 2 पर चले जाएगा ना, r/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2q 4 पाई E0 r प्लस आ जाएगा Q0 4 पाई E0 r। कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में बता दीजिए, दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 बॉल विद इक्वल चार्ज आर इन वेसल विद आइस। ओके, 2 बॉल है, ये वेसल्स में दे रखे हैं, यहाँ पे 2 बॉल, और सेपरेट कर रखे हैं 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद क्या हो गया, 0 डिग्री पे आ गए, बॉल अपने मेल्ट हो गया, वाटर जो कंटेनर है वाटर में आ गए, और ये दोनों एक दूसरे के पास में आ गए, तो 5 सेंटीमीटर पे आ गए। कुछ नहीं, काफ़ी आसान है, दोनों का अलग अलग F1 F2 निकाल लो और आसानी से निकाल जाएगा। तो F1 कितना आ जाएगा, मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कर रखा है, इसलिए मेरे को याद रहता है ये क्वेश्चन। तो ये ब्रॉट इन सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर दे रखा है आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द आइस पूछ रखा है, तो काफ़ी ईजी है। तो 1/4 पाई E0 के, ये आपको दे रखा है F1 के लिए, आइस के लिए मान लेता हूँ मैं, और कितना आ जाएगा ये Q² बाय R²। ठीक है, Q² बाय R², और वाटर में आपका आ जाएगा F 1 नहीं, ये वाला के आपको आइस का निकालना है, वाटर का दे रखा है आपको 4 पाई E0 इंटू 80 कर दूँ, क्योंकि 80 आपको दे रखा है, और इंटू Q² बाय R², भी दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। और जब आप दोनों को इक्वल करोगे, दोनों को F1 इक्वल टू F2 करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम ही है, तो इसमें से ये सब टर्म हट जाएगी, ये भी कट जाएगा, ये बस R का वैल्यू सेम रहेगा। तो R की वैल्यू देख लेते हैं, लगभग कितना रहेगा, 1/R है, R है 25 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, -2 क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, आपको मीटर में निकालना होता है, और 1/80, और इसमें के का भी इंटू कर दो, क्योंकि हमें के निकालना है, और 1/80 इंटू 1/5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू लगभग आपकी आते हुए देखने को मिलेगी 16/5 आते हुए देखने को मिलेगी, लगभग 3.2 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 3.2। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी आसान तरीके से हमने इसको कर लिया है, और जो भी आपको मैंने क्वेश्चन करवाया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करते रहिए, आपका इस बार सिलेक्शन ज़रूर हमको करवाना है। और वर्क डन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वर्क डन पूछ रहा है ना, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी, अच्छा बहुत बढ़िया, और आर भी दे रखा है। वर्क डन आ जाएगा Q.E.dr कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट डाउन कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो क्यू आ जाएगा आपकी E1 I कैप प्लस E2 J कैप प्लस E3 K कैप, और डॉट के साथ आपका AI कैप है, और प्लस BJ कैप है, तो K कैप तो आपका हट ही जाएगा। तो लगभग आपका जो आंसर आते हुए देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आते हुए देखने को मिलेगा, AE1
प्लस BE2, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद 4 चार्जेस दे रखे हैं। Q इज प्लेस इन द 4 कॉर्नर ऑफ द साइड ऑफ द वर्क डन बाय द मूविंग माइनस Q फ्रॉम सेंटर टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जा रहा है तो फाइनल आपका म्यू फाइनल कितना हो जाएगा, 0। म्यू इनिशियल हमें निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन इस तरीके से देख लिया है। ए डिस्टेंस आपको दे रखा है, क्यू सारे स्क्वायर के ऊपर है और एक माइनस क्यू बीच में दे रखा है, इसके ऊपर आपको निकालना है। तो ये A/√2 हो जाता है। मैंने शॉर्ट नोट में करवा रखा है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैंने शॉर्ट नोट में लिखवा रखी है। अगर आपको चाहिए तो मुझे प्लीज़ पर्सनल मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं दे दूंगा। वर्क डन आपका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल आपका 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस क्यू 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 यहाँ पे दे रखा है, माइनस क्यू हमें दे रखा था, और प्लस 4Q कैपिटल क्यू के 4Q क्यों लिया, क्योंकि 4Q के हिसाब से पूछ रहा था, और A/√2, A/√2 ऊपर लेके चले जाना और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो लगभग कितने आ जाएगा ये 4√2 KQ² ठीक है, KQ², माइनस से माइनस तो हट गए। उसके बाद अभी मेरे को बताओ, अरे ये वाला तो आंसर ही नहीं है यहाँ पे। तो के की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे आ जाएगा √2Q²/πE0A, क्योंकि 4 से 4 कट गया, तो πE0A थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 47th क्वेश्चन। 47th क्वेश्चन में क्या है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन इन फंक्शन दे रखा है, वोल्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड x इज इक्वल टू कुछ नहीं, dV/dx कर दो। E इज इक्वल टू, बस यहाँ पे एक माइनस साइन का याद रखना, dV/dx। माइनस साइन अगर याद रखो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -4x², 4x प्लस 10, ठीक है। ये आपका आई कैप में एक्स डिस्टेंस है तो पूरा आई कैप में आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या कह रहा है, एक्स एट 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे वैल्यू अगर मैं डाल दूंगा तो 4 1 ज़ा 1, 10 प्लस 4 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 आई कैप, वो भी माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है, माइनस साइन को इसके अंदर इन्वॉल्व मत करना। उसके बाद द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द गिवन कॉलम, भाई जो भी नंबर से लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उस जीरो को हम सिग्निफिकेंट नंबर मानते नहीं, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें हम जो भी पावर में होंगे उनको भी सिग्निफिकेंट नहीं मानते, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे, 3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल नहीं गिनने, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाले बिल्कुल भी नहीं गिनने, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। रिंग अलोंग अलोंग इट एक्सिस, भाई क्यों है, यही है रिंग अलोंग विथ एक्सिस का यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, बता दीजिए। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का ये वाला आपका एग्जांपल है, क्योंकि अंदर भी आपके कुछ ना कुछ सॉलिड स्फीयर की आपको देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसका यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल स्फीयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये सामने इसका आंसर है। कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लस क्यू माइनस क्यू एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पहला जो दे रखा है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉम्बिनेशन की जो बात कर रहा है ये, तो ये आपका फर्स्ट चले जाएगा, तो इसका फर्स्ट आंसर ही फर्स्ट आंसर चले जाएगा। बहुत ही आसान था। अभी द मोमेंट ऑफ पी दे रखा है टी, अरे भाई ये सबसे इजी क्वेश्चन है, पिछले साल तो बहुत बार करा है और एग्जाम में भी आया है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना। आपकी किसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर एक्स मान लेता हूँ, वाई की पावर में ए की पावर में एरिया की पावर को मैं वाई मान लेता हूँ, और मैं टाइम की पावर को जेड मान लेता हूँ। तो ई कितना आ जाएगा, M1L2T-2 इज इक्वल टू आपका M1L1T-1 का होल एक्स प्रेशर का लिख दिया, L2 की पावर y और T की पावर z। यहाँ पे x की वैल्यू तो डायरेक्ट आपकी 1 आ गई, ठीक है, 1 ऐसे लिख लेता हूँ मैं 1। उसके बाद 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू डालो, y आपका 1/2 आ गया, और आपका z अगर निकालना है तो z आपका आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू -2, तो लगभग z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1, ठीक है। z और 2 में डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, प्लीज़ इसको अच्छे से कंसिडर कर लेना, और मैं जैसे कहता हूँ वैसे करते रहिएगा, बस आपका फिर तो सिलेक्शन पक्का है। -x -2z z कितना है 2z, नहीं सिर्फ z है क्या, -x माइनस, हाँ -z, एक मिनट 2z नहीं सिर्फ z है, -x -z, और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे z की वैल्यू आपकी लगभग आ जाएगी -1, x की जगह पे मैंने ये डाल दी तो -1 आ गई।
तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, बस डाल दो। पी की पावर क्या आ जाएगी, पी की पावर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 1, ई की वैल्यू कितनी आ गई थी 1/2 और टी की आ गई थी -1। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसी के साथ आपका पूरा खत्म होता है फिजिक्स का यूनिट 1। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको जो भी हेल्प चाहिए मैंने सब कुछ बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में है। इसका जो पेपर है पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अगर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आपका और भी पेपर जल्दी से दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।